स्टेटमेंट ये है कि द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू the net work done on an object is equal to change in energy of object. ये की पॉइंट है। आप वर्क डन करेंगे तो किसके बराबर होगा? चेंज इन एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के। मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया और उसकी एनर्जी चेंज हो गई। अब स्पेसिफिकली ये एनर्जी चेंज कौन सा है? तो इट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व नहीं है या कोई डिफॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। यानी यहाँ पर बात हो रही है कि आपने मैकेनिकल वर्क किया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। और वो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल, काइनेटिक या पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जीज यानी ये ऑब्जेक्ट्स के साथ हम डील कर रहे हैं, हम किसी चार्जेस के साथ नहीं डील कर रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है किसी भी सिस्टम की। तो इससे होगा क्या? ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी स्टेटमेंट है जिसमें वर्क का सारा कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। देखिए फर्ज कीजिए ये मार्कर रेस्ट पर है, जब मैं इसको उठा के ऊपर लेके गया तो बताइए काइनेटिक में चेंज आया, पोटेंशियल में, या दोनों में? क्योंकि ये रेस्ट पे था, मोशन में आ गया, कम हाइट पे था तो ज़्यादा हाइट पर चला गया। तो नतीजा ये हुआ कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में चेंज आ गया। अब इस निस्बत से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से पूछते हैं कि भाई पॉजिटिव वर्क हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें, नेगेटिव हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें, ज़ीरो हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें। तो पॉजिटिव वर्क, अब क्योंकि वर्क बराबर है चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल के सम के, तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी के चेंज। और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हाइट के चेंज पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन हाइट, और ये उसी सूरत पॉसिबल है जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, when final is greater than initial। और यहाँ पे इसी तरह when final height is greater than initial height, जिसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट स्पीड अप हुआ, या जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस किया गया टू सम हाइट h। तो हाइट बढ़ाना वर्क डन पॉजिटिव, आपका वर्क डन, आपका रिमेंबर, क्योंकि ग्रेविटी भी तो वर्क डन कर रही है ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, लेकिन हमारा वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट का स्पीड अप होना वर्क डन इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट का बढ़ जाना वर्क डन इज, ये रियल कंक्लूजन है, इसमें किसी एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, आप बड़ी आसानी से बता देते हैं कि वर्क डन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का क्या मतलब है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर नेगेटिव वर्क क्या होगा, या पहले ऐसा करते हैं, ये जीरो वर्क, क्योंकि पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव ये हमारा ट्रेंड है। जीरो वर्क, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर चेंज वेलोसिटी में जीरो हो जाए और
पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट में कोई चेंज ना आए। तो इसका क्या मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू initial height is equal to final height, which means velocity remains constant, which mean height remain constant, velocity भी constant और height भी constant। तो इसका मतलब कि वर्क डन जीरो हो गया है। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव वर्क? तो अगेन देखें, अच्छा वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है चेंज इन, अब अगर फाइनल वेलोसिटी लेस है इनिशियल से या फाइनल हाइट लेस है इनिशियल से, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला चेंज क्या है, ये वाला चेंज नेगेटिव है, ये वाला चेंज भी नेगेटिव है, इसलिए वर्क भी नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हुआ, और पहले उसकी हाइट को हमने इंक्रीज किया था, इट वाज रेज्ड अपवर्ड, अब इट इज लोअर्ड डाउन, इट इज लोअर्ड, इट इज रेज्ड एंड लोअर्ड। अब लोअर हो गया, हाइट कम हो गई है, तो इससे पता चला कि वर्क डन नेगेटिव होगा। हमारा वर्क डन, इसमें हमारे वर्क की बात हो रही है। फील्ड का तो वर्क डन हमेशा हमें पता है, नीचे ले जाएगी तो पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो हम अपने वर्क डन को इस वक्त रेफर कर रहे हैं। अच्छा, इस पे दो शॉर्ट क्वेश्चन है बाकी टेक्स्ट बुक में। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक ब्रीफ केस को हॉरिजॉन्टली कैरी करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये एक ब्रीफ केस है। अ मैन इज कैरिंग अ ब्रीफ केस हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल सरफेस लाइक दिस। ये लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस से उसकी क्या मुराद है? हाइट चेंज नहीं हो रही, लेवल्ड है, लेवल्ड, हाइट चेंज नहीं हो रही। तो वो लेवल्ड सरफेस है, हाइट चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो वर्क डन, अब वर्क डन इज द सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल। शॉर्ट क्वेश्चन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है कि अ मैन इज कैरिंग अ ब्रीफ केस हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल सरफेस। बस इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक बंदा एक ब्रीफ केस को हॉरिजॉन्टली लेवल सरफेस पे लेके जा रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और लेवल सरफेस का मतलब उसकी हाइट चेंज, क्या वो वर्क डन कर रहा है? तो अब सुने, अब विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, तो विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी तो कोई वर्क डन, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे कि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो वर्क डन डिपेंड कर रहा है किस पे? चेंज इन काइनेटिक पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कंडीशनल आंसर देंगे कि अगर तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फिर वर्क डन जीरो है। अगर वो स्पीड अप हो रहा है तो, अगर वो स्लो डाउन हो रहा है तो नेगेटिव हो रहा है। समझ आई कि नहीं आई? तो हम अपना पूरा आंसर देंगे कि हमें इसका तो पता चल गया शॉर्ट क्वेश्चन से, आपने जो सवाल पूछा उसके मुताबिक सिर्फ इसमें चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। तो हम उसी हवाले से तीन जवाब दे देंगे कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है, कांस्टेंट है तो वर्क डन, और अगर डिक्रीज हो रही है तो इस तरह हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि जनाब यूं आप ये पानी की लहरें हैं, ठीक है, और आप सी शोर पे खड़े हैं, साहिल पे खड़े हैं, और फर्ज कीजिए कि आप एक शख्स को देख रहे हैं जो शिप में है, वाटर बोट में इधर, और ही इज रोइंग द बोट अप स्ट्रीम, यानी पानी इस तरफ बह रहा है और वो चप्पू इस डायरेक्शन में चला रहा है, पानी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट वो मूव करना चाह रहा है। तो आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं और आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके मुताबिक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। उसकी पोजीशन चेंज ना होने का मतलब कि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो उसका वर्क डन क्या होगा? जीरो। वर्क डन जीरो अकॉर्डिंग टू द पर्सन
ऑन द सी शोर। तो उसने कहा कि एक बंदा है जो दरिया में कश्ती चला रहा है, दरिया नीचे की तरफ बह रहा है, कश्ती ऊपर की तरफ जा रही है। आप जब देख रहे हैं तो आपके मुताबिक कश्ती की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो क्या वो कोई वर्क डन कर रहा है? नहीं, तो हमारे मुताबिक वर्क डन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वर्क डन उस वक्त होगा जब कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो। अब अगर वो पानी की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे तो वर्क डन वाटर ने किया, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे तो वर्क डन बोट में हो, बोट से हुआ है। लेकिन ये मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका वर्क डन क्या है? जीरो है। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम? पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बिहेव लाइक अ पॉइंट मास। ऑब्जेक्ट पॉइंट मास की तरह बिहेव करे। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन होता है तो वो इन इलास्टिक नहीं होना चाहिए। कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। अच्छा, पॉइंट मास किसे कहते हैं? पॉइंट मास एक ऐसा मास है जो इतना छोटा है कि उसकी कोई भी शेप और डायमेंशन नहीं है, वो फर्दर कंप्रेस या एक्सपेंड नहीं हो सकेगा, रिजिड भी होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? पॉइंट मास जब मोशन करेगा तो मैं उसके ऊपर जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी ही एक्सेलरेशन पैदा होगी। मेरे वर्क डन का कोई भी हिस्सा उसको कंप्रेस या एक्सपेंड करने में इस्तेमाल तो फिर या तो फोर्स लगाने पर, वर्क डन करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो अगर ऐसा होता कि मैं ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता और उसकी शेप में चेंज आ जाता, डिस्टॉर्ट हो जाती, तो फिर मेरे वर्क डन का एक हिस्सा डिफॉर्मेशन में यूज हो रहा था। अब याद आया इन इलास्टिक कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि उसका एक हिस्सा साउंड में, डिफॉर्मेशन में, हीट में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब वैलिड है? जब कोलिजन कौन सा हो, ताकि काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? कंजर्व रहे। तो पॉइंट मासेस के लिए भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो क्लास में मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, अपने पेन और कॉपीज निकाल लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसे परपेंडिकुलरली अपवर्ड रेस किया गया है। ये इनिशियली रेस्ट पर था, तो इसे उठा के हम कुछ हाइट h पे ले, वो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने। इस ऑब्जेक्ट का मास 100 kg है और हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई है 2000 न्यूटन, और हम इसको 10 मीटर की हाइट पर ले आए। आपने बताना है कि इस प्रोसेस के दौरान एवरेज वर्क डन कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। स्टार्ट करें। अच्छा, वर्क डन आपके ख्याल से 20,000 है। चलें चेक करें। वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो 2000 न्यूटन है और जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हाइट के बराबर है, सो इट इज 10 मीटर। रिजल्ट इज 20,000 जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, m 100, g 9.8, h 10। तो ये पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 1 और 1 0, तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। 9,800 जूल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने वेलोसिटी नहीं दी थी, इसलिए आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है या नहीं की है?
नहीं की 10,200, वेरी गुड। क्योंकि आप लोग हर वक्त वेलोसिटी के पीछे पड़े रहते हैं, आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक ये रिजल्ट आता है ना, अब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस change in potential energy. Work done 20,000, change in potential energy 9,800, which is 10,200 joule. तो इसमें ट्रिक यही थी कि आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिजल्ट निकालना है, वेलोसिटी पे नहीं रिजल्ट निकालना। और वैसे भी देखिए मैंने कहा था ना, हम इसको उठा के ऊपर ले गए वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पे तो काइनेटिक में भी चेंज आया और पोटेंशियल में भी। तो आप लॉजिकली भी इसका आंसर ऐसे जीरो नहीं दे सकते थे जी। किसी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जब फोर्स गिवन है तो एम में पुट करने की ज़रूरत क्या है बेटा मैं बता रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये आपका सोल्यूशन था, इसी तरह करना था। आपने तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वैसे भी जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं आप? जब आंसर गलत आ जाए ना, एडमिट कर लिया करें कि गलत है, उसमें रास्ते ना ढूंढा करें। तो बस जब आंसर उसमें रास्ते तो मत ढूंढो ना कि सर ऐसे कर लें वैसे, एडमिट करो कि गलत हो गया। मेरा यहाँ पे मोड यही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग गलत कर दें, क्योंकि इधर जो गलती आप करेंगे वो आपसे फिर दोबारा नहीं होगी। जब भी आप नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे आपको पता होगा इस पॉइंट पे हमने गलती की थी और हमें ठीक करवाया गया था। अच्छा, व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट। तो ये तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, डिफाइन करें, सिंबल बताएं। मैथमेटिकल फॉर्म और फिर यूनिट, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज पावर? द वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट रो में आप चारों बातें कह रहे हैं जी, आपको कह रहा हूँ पीछे मत देखें, इधर कंसंट्रेट करें। अच्छा, आपस में बातें मत करें, कुछ नहीं आता तो मुझसे पूछें। तो मैंने देख लिया कि आप लोग स्टडी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वरना स्ट्रेट अवे मैं आज क्लास से निकालता। तो क्लास में बातें मत करें, इधर आप में से कोई भी एक दूसरे को नहीं समझा सकता। कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछें, सवाल हो तो मुझसे पूछें। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, रिप्रेजेंटेड बाय पी। सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी। ये पावर का फॉर्मूला है, यूनिट क्या है? वाट। एक जूल वर्क डन हो अगर एक सेकेंड में, तो पावर क्या होगी? 1 वाट होगी, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है? हार्स पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हार्स पावर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे अलग से डिस्कस करते हैं। हार्स पावर कैसे डिफाइन करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ हार्स पावर कैसे डिफाइन करते हैं? आप बता रहे हैं एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर है। 50 वर्क डन पर पर सेकेंड, इन्होंने सही डिफाइन किया। हार्स पावर when 550 foot-pound work is done in 1 second, the power is called horsepower, represented by HP. So 1 HP is equal to 550 foot-pound
वर्क इन एवरी सेकेंड। अगर आप इसको आप वाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन हार्स पावर एंड वाट कुछ यूं बनेगा, हार्स पावर इज इक्वल टू 550। हर फुट में कितने मीटर हैं? 0.3048 मीटर हैं। हर पाउंड में कितने न्यूटन है? 4.45 न्यूटन है। सेकेंड उसी तरह लिख दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 746 न्यूटन मीटर पर सेकेंड आएगा, और न्यूटन मीटर पर सेकेंड become joule per second and joule per second become watt. तो 1 horse power is equal to 746 watt। ये वाई एग्जामिनर पूछ लेते होते हैं कि ये इंटर कन्वर्जन नहीं डेफिनेशन क्या है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स या पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। इन तीनों में क्या रिलेशन है? एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट को बाहर कर लें तो पावर इज इक्वल टू, फोर्स तो कांस्टेंट होती है तो उस पर ये चेंज अप्लाई नहीं होती। डेल एस बाई डेल टी क्या कहलाता है? वेलोसिटी। सो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन कब वैलिड है? जब फोर्स रिमेन, क्योंकि ये वर्क से आ रही है इसलिए। बाकी एक न्यूमेरिकल है, उसमें फोर्स भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। जेएफ थंडर 17 हमारा जो नेशनल एयर फाइट हमारा जो नेशनल फाइटर जेट है जेएफ थंडर 17 उसके बारे में बताया गया कि वो 1.5 हार्स पावर डेवलप करता है। वेलोसिटी बताई गई है, फोर्स निकालनी है, थ्रस्ट निकालना है कि कितने थ्रस्ट पे वो 1.5 हार्स पावर कुछ इस तरह करके कितनी वेलोसिटी के साथ डिलीवर करेगा। तो बहरहाल इन तीनों में एक क्वांटिटी अननोन हो और दो क्वांटिटी नोन हो तो हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम बिल्कुल इसी पे है। अच्छा, then we have relation between power and energy। अच्छा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, बट वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क डन इज इक्वल टू, ये तो याद रखो ना, पहला स्टेप तो यही था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। इसको डेल्टा को ड्रॉप करके आप सिंपली इसको P इंटू टी भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि 1000 वाट का हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर 1 घंटे के लिए चल रहा है तो उससे कितनी एनर्जी कंज्यूम की होगी? वन क्या? 1 किलोवाट आवर। अगर 1 घंटे के लिए 1000 वाट का हीटर 1 घंटे के लिए चल रहा है तो उसने जो एनर्जी कंज्यूम की है दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो आप पुट करेंगे 1000 वाट मल्टीप्लाई विद 1 आवर, एनर्जी इज इक्वल टू 1000 का मतलब किलो वाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। तो यही एक यूनिट होता है जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये 30 रुपए का है। हुकूमत कहती है हम डोमेस्टिक यूज़र को 30 रुपए का देते हैं, जबकि टैक्सेस मैंने चेक किए हैं, यूनिट की तादाद बढ़ जाने पर आपको यही एक यूनिट तकरीबन 80 रुपए का पड़ता है। तो
ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के एंड पे सोलर एनर्जी का भी आएगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। थोड़ा सा ओवरव्यू अभी से देता हूँ कि जब हम कहते हैं कि हमने बिजली का बिल दिया है 8,000 रुपये, तो इसका मतलब कि हमने टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिला के 100 यूनिट कंज्यूम किए होंगे। 100 यूनिट, 1 यूनिट 80 रुपये का, तो 100 यूनिट 8,000 रुपये के। ये बिल इस तरह बनता है कि आपका 1 यूनिट, यानी अब इस रूम के हिसाब से बात करें ना, ये 1 किलोवाट आवर 80 रुपये का है। इस रूम में ये 2 फैंस है ना, वो 4 फैंस ले लो, ये 40-40 वाट के फैन लगे हुए, तो 4 फैन कितने हुए, 160 वाट के हो गए। और ये बल्ब 15-15 वाट के हैं। कल मैंने परसों इलेक्ट्रिशियन से पूछा था, मुझे लग रहा था 40 के हैं, उससे कह नहीं सिर्फ 15 के हैं। तो 4 ये 60 और 60 120 और 2 वहाँ पे इस वक्त लगे हुए हैं, तो 30 और डाल दो, 150 और 160 310 310 वाट का लोड इस वक्त सिर्फ एक रूम में चल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 330 एज्यूम कर लेते हैं, स्क्रीन भी डालने चले, स्क्रीन डाल के समझें कि ये 330 है, तो 330 है तो 3 कमरों का बिल 990,000 कर दो। अब 3 कमरे जब 1 घंटे के लिए चलेंगे, तो मतलब क्या, इसी लोड पर 80 रुपये बिल आएगा 3 कमरों का। समझ आई कि नहीं आई? वो उस वक्त जब ये 3 कमरे मिनिमम लोड पे जा रहे हैं। ये वो मिनिमम लोड है कि अभी वापडा से बिजली नहीं आ रही, ग्रिड से पावर ऑफ हुई है, तो हमने ये सारा सोलर के ऊपर डाला हुआ है, सोलर प्रोडक्शन करके ये एनर्जी हमें दे रहा है। जब ये फुल कैपेसिटी पे चलते हैं, जैसे वो 3 एसी भी चल पड़े, तो ये एक एसी ऑन एन एवरेज तकरीबन 2000 वाट यानी 2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। 2 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब है कि 1 घंटे में अगर इसने 2 किलोवाट कंज्यूम किए, तो इसका 1 घंटे का बिल 160 रुपये बनेगा। अच्छा, अगर 2 घंटे का बिल 160 रुपये का है और ये 3 एसी का बिल है, तो हर रूम में तकरीबन हमारे इसी तरह 2 या 3 एसी तो लगे हुए ही हैं, तो कितना था, 160 रुपये का बिल आ रहा था। तो 6 कमरे लगा दो 2 एसी के साथ, बस ऑन एन एवरेज अगर हम 100 भी करें, 100 रुपये भी करें, 600 रुपये पर घंटा, 600 रुपीज़ पर आवर इस एकेडमी का आप समझें कि बिल चल रहा है। तो इसका मतलब कि जब ये सुबह 7 बजे से एसी 6 बजे से एक्चुअली ऑन होते हैं, पहली क्लास हमारी 6 बजे होती है, तो 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये रोड इसी तरह चलता है, यानी 12 घंटे, तो 12 6 72, तो 7,200 रुपये कम अज़ कम एक दिन का बिजली का बिल है यहाँ पे। ये मैंने आपको कम अज़ कम लोड की कैलकुलेशन करके दी है। अब आप घर जाएं और ज़रा अपने बिजली के बिल को खोल के देखें कि आपको मंथली कितने यूनिट्स आ रहे हैं। पूरे एयर के यूनिट लिखे होते हैं बिल के अंदर कि आपने किस मंथ में कितने यूनिट कंज्यूम किए, उस हिसाब से आपको अपने घर के लोड का पता होगा। और वैसे हर डिवाइस के पीछे उसका लोड भी लिखा होता है। फ्रिज के पीछे एक स्पीकर लगा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा ये कितने वाट का है, पंखे के ऊपर लिखा होगा ये कितने वाट का है, बल्ब ये ऑलरेडी 15-15 वाट के हैं, वो जो डब्बे होते हैं बल्ब के, उनके ऊपर लिखा होता है कि कितने वाट के बल्ब हैं। इससे आपको पता होता है कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है और बिल कितना आएगा। तो किलो वाट आवर को डिफाइन करते हैं। What is kilowatt hour? It is commercial unit of energy. ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। इसकी वैल्यू 1 किलोवाट आवर की बराबर होती है, किलो की जगह 1000, वाट की जगह जूल पर सेकेंड, और आवर की जगह 3600 सेकेंड। ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट आएगा 3600 मल्टीप्लाई विद 1000 जूल, जिसको आप एक तो इस तरह लिख सकते हैं कि ये 3600 किलो जूल है, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये 3.6 मेगा जूल है। अच्छा, पावर की अभी ये जो हमने लिखी ना डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, तो ये यूं भी लिखी जा सकती है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, और इट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट।
यानी ये पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड पर यूनिट टाइम हम कह सकते हैं, डिलीवर नहीं हो सकता। एनर्जी क्योंकि काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकती है, तो अगर हाइट कांस्टेंट हो, ये कौन सा केस है कि सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये कौन सा केस है जब हाइट कांस्टेंट है और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल में, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पानी की मशीन क्या करती है, पानी की मशीन कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी जमीन से उठा के छत पे ले जाती है। तो आप देखें वो छत के अंदर जो पानी गिर रहा होता है एक कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा होता है। तो मशीन क्या कर रही है, पावर को किस में कन्वर्ट कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम में। कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है पर यूनिट टाइम। ये बड़ा फेमस फार्मूला है, इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल एक ही जैसे हैं। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई टी। हाँ, तो इस पे अब दो एक जैसे न्यूमेरिकल कुछ यूं है कि आपको मास बता देता है कि एक एथलीट है 70 kg का, वो एक स्टेयर्स पे रन करता है और हर स्टेप की हाइट जो है वो 0.25 मीटर है। स्टॉप वॉच है उसके पास, वो मैयर कर लेता है कि वो 10 सेकंड में 30 स्टेप चढ़ सकता है। तो बताइए उसकी पावर कितनी होगी। तो अब यहाँ पे मिसिंग फैक्टर कौन सा है, हाइट। हाइट नहीं पता आपको, उसने एक स्टेप की हाइट दी है, इधर देखो ये वाली सिचुएशन है, ऐसे 30 स्टेप वो चढ़ता है, तो एक स्टेप की हाइट कितनी बताई गई है, 0.25 मीटर। बताइए टोटल हाइट फिर कितनी होगी, तो h इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई विद 0.25, वाकई जिससे 7.5 मीटर हाइट। तो अगर वो 7.5 मीटर हाइट चढ़ेगा 10 सेकेंड में, तो आपने पावर कैलकुलेट कर लेनी है। इससे आप अपनी पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास स्टॉप वॉच हो। लेकिन उसके लिए एक और बात बड़ी ज़रूरी है, ये ना आप पहली सीढ़ी पे कदम रख के और दौड़ना शुरू कर दें, थोड़ा सा मोमेंटम पीछे से लेके आएँ ताकि आपकी वेलोसिटी पहले ही बढ़ चुकी हो, तो उससे आपको अपनी मैक्सिमम पावर का पता चल जाएगा। अच्छा, फिर कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें, जैसे यूनिफॉर्म पावर, नॉन यूनिफॉर्म पावर या वेरिएबल पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म पावर, इक्वल वर्क डन इन वेरिएबल पावर, unequal work done in equal interval of time. Instantaneous power, work done at any instant of time such that time interval approaches to zero. Average power, total work done divided by. Thank you.